हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बीए थर्ड ईयर में कल हमने पढ़ा था देवनागरी लिपि। आज हम पढ़ेंगे प्रतीक। प्रतीक वह शब्द चिन्ह है जो कि किसी भाव विचार का बोध करवाता है। कवि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए प्रतीकों का प्रयोग करता है। इसके प्रयोग से क्या है, हमें उनके भाव विचार जो हैं हमें उसी तरह से स्पष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार से वह स्पष्ट करना चाहता है। उसके लिए वह किसकी सहायता लेता है? प्रतीकों की। क्योंकि प्रतीक क्या होते हैं? वे शब्द चिन्ह होते हैं जो अप्रस्तुत को भी प्रस्तुत कर देते हैं। किसी भी देश का ध्वज उसकी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक होता है। जैसे हमारे देश का तिरंगा जो है हमारे देश की जो राष्ट्रीयता है उसके सम्मान और गौरव का प्रतीक है। तो उसी प्रकार हिंदी साहित्य में भी क्या है, प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है जो किसी भाव विचार का बोध करवाता है। प्रतीकों की 4 विशेषताएं हैं। पहली कि प्रतीक जो होते हैं वो अप्रस्तुत को प्रस्तुत करते हैं। दूसरा, यह किसी न किसी भाव को जागृत करते हैं। अर्थात प्रतीकों का प्रयोग होते ही क्या है, मन में क्या है, भाव जागृत हो जाते हैं। तीसरा, इसमें देश काल, वातावरण और मान्यताओं का इस पर प्रभाव रहता है। तीसरा क्या था कि जो प्रतीक होते हैं उन पर देश, युग, मान्यताओं और संस्कृति की छाप रहती है। चौथी विशेषता प्रतीकों की क्या होती है कि ये प्रतीक पहले तो कवि के व्यक्तिगत होते हैं, निजी होते हैं, लेकिन जैसे जैसे इनका काव्य में प्रयोग बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये प्रतीक रूढ़ हो जाते हैं, प्राचीन हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रतीकों के भेद या प्रतीकों के प्रकार। पहला जो प्रतीक है वह होता है भावात्मक प्रतीक या भावोत्प्रेरक प्रतीक। वे प्रतीक जो भावनाओं को व्यक्त करते हैं, मन में किसी भाव को जागृत करते हैं, वे होते हैं भावोत्प्रेरक प्रतीक। कवि क्या है, जब कविता लिखता है तो वो क्या है, अपने हृदय के अंदर जो उसके कोमल भावनाएं होती हैं, जो उसके विचार होते हैं, उसकी मन की जो अनुभूतियाँ होती हैं, कवि क्या है उन्हीं को ही प्रस्तुत करता है और उसके लिए वह क्या करता है, प्रतीकों का प्रयोग करता है। जैसे कि कबीर ने नलिनी का प्रयोग किया है, काहेरी नलिनी तू कुम्भलानी। इसमें क्या है, उसने नलिनी क्या है, जीवात्मा का प्रतीक बता दिया है जो कि उसके भाव विचार को व्यक्त करता है। तो जहाँ पर कवि भावनाओं को व्यक्त करता है, अपनी अंतरात्मा में जो वो भाव व्यक्त करता है, जो वो अनुभूत करता है, उनको प्रस्तुत करता है, तो वह कौन से प्रतीकों का प्रयोग करता है, भावोत्प्रेरक प्रतीक। उसके बाद दूसरा है विचारोत्प्रेरक प्रतीक, जो भावनाओं को नए होकर विचारों को प्रस्तुत करते हैं। वे शब्द चिन्ह जो क्या है, भावनाओं को नहीं विचारों को व्यक्त करते हैं, उन प्रतीकों का जब प्रयोग कवि अपनी कविताओं में करता है तो वो विचारोत्प्रेरक प्रतीक कहलाते हैं। जैसे विभीषण को घर का भेदी का प्रतीक बताया जाता है, तो यह क्या है, एक विचार प्रस्तुत करता है कि जब विभीषण का नाम आता है तो वो रामायण की जो सारी कथा है उसमें विभीषण का जो क्या रोल था वो सारी बातें याद आने लग जाती हैं कि कैसे उसने अपने भाई के भेद को बताया, तभी राम को पता लगा कि नाभि में तीर लगेगा तो ही रावण की मृत्यु होगी। तो इस तरह से विभीषण का नाम लेते ही क्या है, घर का भेदी विचार उत्पन्न होता है हमारे मन में। और जैसे ही हम महात्मा गांधी जी का नाम लेते हैं तो सत्य, अहिंसा आदि ये विचार उत्पन्न हो जाते हैं क्योंकि वो उसी के ही प्रेरक थे। तो ये हो जाते हैं विचारात्मक प्रतीक। उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं व्यक्तिगत प्रतीक। व्यक्तिगत प्रतीक कौन से होते हैं,
जो प्रारंभ में तो कवि जैसे जैसे उसका प्रयोग करता जाता है उसके निजी होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या है वे प्रतीक रूढ़ हो जाते हैं। कवि की जो निजी भावनाओं से जुड़े हुए, निजी भावों से जुड़े हुए जो प्रतीक होते हैं वे क्या होते हैं, उनके व्यक्तिगत प्रतीक होते हैं। जैसे कबीर ने नलिनी शब्द है जीवात्मा के लिए उन्होंने प्रयोग में लिया है। माली को काल का प्रतीक बताया है। आपने कबीर का पद पढ़ा ना, मालिन आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कलहू हमारी बार। तो इसमें क्या है, माली को काल का प्रतीक बताया गया है कि काल जो है आज इनको ले गया है, कल हमें ले जाएगा, कल हमारी बारी है। तो यहाँ पर क्या है, माली काल का प्रतीक है और नलिनी जीवात्मा का प्रतीक है। तो ये क्या है, कवि के स्वयं के प्रतीक हैं, बनाए हुए निजी प्रतीक हैं, तो इन्हें व्यक्तिगत प्रतीक भी कहा जाता है। उसके बाद आ जाएंगे परंपरा मुक्त प्रतीक। परंपरा मुक्त प्रतीक कौन से होते हैं, जो रूढ़ी परंपराओं से चले आ रहे थे, सदियों से चले आ रहे थे, कवियों ने उनका प्रयोग ना करके नए भाव विचारों को व्यक्त करने वाले प्रतीकों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। आधुनिक युग के जो कवि हैं या नई कविता के जो कवि हैं, उन्होंने क्या है, नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया है। जैसे अगे जी ने किया था, प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया, तो ये क्या है, नए प्रतीक हैं, नए युग के प्रतीक हैं। सदियों से चले आ रहे प्रतीकों का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है, तो ये परंपरा मुक्त प्रतीक हैं। उसके बाद आ जाते हैं प्रकृति परक प्रतीक। प्रकृति परक प्रतीक कौन से होते हैं, जैसे प्रकृति के अंदर जो चीज़ें हैं उनका जब हम कविता में प्रयोग करने लग जाते हैं, जैसे कमल है, ठीक है, चांदनी है, सूरज है, बादल हैं, ये क्या है, प्रकृति है सारी। तो जब प्रकृति का हम प्रयोग कविता के अंदर करने लग जाते हैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, तो वहाँ कौन से प्रतीक हो जाते हैं, प्रकृति परक प्रतीक। तो इस प्रकार से प्रतीक क्या होते हैं, वे शब्द चिन्ह होते हैं जो किसी भाव विचारों को व्यक्त करते हैं। अप्रस्तुत होते हुए भी वो क्या है, साकार रूप में उसे प्रस्तुत कर देते हैं। तो हम आज प्रतीकों को हमने पढ़ा है, तो आपको ये सब आज समझ में आ गया होगा कि प्रतीक क्या होते हैं, किसी भी भाव को व्यक्त करने का साधन होते हैं या किसी भाव को व्यक्त करने वाले शब्द चिन्ह होते हैं।